नमस्कार दोस्तों, मैं विकल्प श्रीवास्तव शिक्षा इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। अरे काटना देवी इसको, ये पीछे का बैकग्राउंड सेट नहीं हो पाया था। स्टार्ट कर रहे हैं अब। नमस्कार दोस्तों, मैं विकल्प श्रीवास्तव शिक्षा इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमको पता है कि हम टॉप 10 GS क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, ठीक है। उस क्रम का ये तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा वीडियो है, ठीक है। तो देखते हैं आज किस किस टाइप के क्वेश्चन हैं। मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसको जब भी फ्री रहते हैं एक बार देख ले रहे हैं, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, पूरे GS का आपका रिवीजन हो जा रहा है, ठीक है। और या खाना खाने के बाद या बेड में छक के जब पढ़ के लेटे हैं तब आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट का वीडियो रहे, ताकि आपको तैयारी करने में हेल्प कर सके, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, हिस्ट्री का है। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को किस नाम से बुलाया जाता था? गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को किस नाम से बुलाया जाता था? पहला रूपक, दूसरा टंका, तीसरा नाटक, चौथा दिनार। तो आपको पता है कि गुप्त काल सोने के सिक्के के लिए फेमस माना जाता है, और गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को दिनार के नाम से बुलाया जाता था, ठीक है। दिनार के नाम से बुलाया जाता था। और गुप्त काल में ही रूपक जो होता था, रूपक किसके लिए बोला जाता था? चांदी के सिक्के को बोला जाता था। रूपक किसको बोला जाता था? चांदी के सिक्के को बोला जाता था, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी देखिए अच्छा है। बाणभट्ट, हिस्ट्री से ही संबंधित है। बाणभट्ट, ठीक है। बाणभट्ट निम्न में से किस भारतीय राजा के राजकवि थे? और ये राजा का नाम लिखा है, पहला हर्षवर्धन, दूसरा चंद्रगुप्त, तीसरा पुलकेशिन द्वितीय और चौथा है यशोवर्मन। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको पता है इसका आंसर क्या होगा? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट, ठीक है। और बाणभट्ट की दो रचना अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको पता ही होगा कि बाणभट्ट हर्षचरित्र और उनकी दूसरी रचना थी कादंबरी, ठीक है। हर्षचरित्र और कादंबरी बाणभट्ट की रचना थी, और बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के, ठीक है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ठीक है। तीसरा देखो, भारत में उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, तीसरा संविधान से संबंधित क्वेश्चन है। भारत में उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, ऑप्शन क्या है? भारत का प्रधानमंत्री, दूसरा लोकसभा का अध्यक्ष, तीसरा भारत के राष्ट्रपति, और चौथा क्या बोला है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो एक चीज़ समझ लीजिए, जो हमारे प्रेसिडेंट रहते हैं, मतलब जो हमारे राष्ट्रपति रहते हैं, उनको पद की शपथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत के जो राष्ट्रपति रहते हैं उनको पद की शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और भारत के प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? प्राइम मिनिस्टर, मतलब हमारे राष्ट्रपति। और हमारे जो भारत के क्या बोलते हैं, उपराष्ट्रपति रहते हैं, हमारे जो उपराष्ट्रपति रहते हैं, हमारे उपराष्ट्रपति को भी पद की शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति दिलाता है। तो पद की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ एक और चीज ध्यान रखिएगा कि लोकसभा का अध्यक्ष, इस्तीफे के संबंध में याद रखिएगा, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट को, मतलब उपराष्ट्रपति को देता है। मतलब राष्ट्रपति को अगर अपना इस्तीफा देना है तो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। और अगर उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देना है तो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा, ठीक है। सेम यही केस किसका रहता है कि यदि लोकसभा का स्पीकर जो है, अगर लोकसभा के स्पीकर, या अपन इसको लोकसभा के अध्यक्ष भी बोल सकते हैं, अगर लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देना है तो किसको देगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। और लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा देना या त्यागपत्र देना है तो किसको देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को देगा या स्पीकर को देगा, ठीक है। तो या इसका आंसर क्या होगा? भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से संविधान की छठवीं अनुसूची, निम्नलिखित में से संविधान की छठवीं अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? तो कौन कौन से राज्य में लागू होती पहले देख लो। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है ATMM, ठीक है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो कहाँ, मेघालय में तो होती है, मिजोरम में भी होती है, टी देखो त्रिपुरा में भी होती है, मणिपुर है क्या, ये 4 राज्यों में लागू होती है ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इसके छोड़ के कहीं राज्य लागू नहीं होती। तो ये जो है मणिपुर इस राइट आंसर। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से संविधान की छठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? तो इन तीनों में लागू होती है, मणिपुर में लागू नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक के सदस्यों को मिलने वाली सहायता राशि का रूप क्या है? तकनीकी और आर्थिक, ठीक है, राजनीतिक और वित्तीय, तीसरा तकनीकी और वित्तीय, और चौथा क्या बोल रहा है, उपरोक्त में से सभी। तो विश्व बैंक के सदस्यों को मिलने वाली सहायता का रूप क्या है? आपको पता है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। कहाँ हुई थी? वाशिंगटन DC में हुई थी। इसका मुख्यालय आज भी कहाँ है विश्व बैंक का? वाशिंगटन DC में। अभी हमारे लिए खुशखबरी विश्व बैंक इसलिए है कि 2023 में विश्व बैंक के 14वें क्रम के अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय बंगा। कौन बना है? अजय बंगा। और अजय बंगा लगभग 5 साल तक विश्व बैंक की अध्यक्षता करेंगे। बीच में इनके कार्यकाल को समाप्त किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है। तो वैसे 5 साल के लिए अपॉइंट हुए हैं कौन? विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में अजय बंगा। और इस आंसर क्या है? विश्व बैंक के सदस्यों को मिलने वाली सहायता राशि के रूप को किस रूप से जाना जाता है? वित्तीय और तकनीकी और वित्तीय अनुदान के रूप में जाना जाता है, यह सहायता के रूप में जाना जाता है। क्या है इसका आंसर? तकनीकी और वित्तीय। ये आपको रटना पड़ेगा, मतलब रट लो इसको कि ये तकनीकी और वित्तीय सहायता कहलाती है, ठीक है, तकनीकी और वित्तीय सहायता कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्या क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको पता है कि 1944 में ही वाशिंगटन DC में विश्व बैंक की भी स्थापना हुई थी, और IMF की भी स्थापना वहीं पर हुई थी। मतलब वर्ल्ड बैंक भी आपका वाशिंगटन DC और IMF भी वहीं। तो इसका सही आंसर आपको समझ में आ गया, वाशिंगटन DC। IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस भारत के डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है? किसे? निम्नलिखित में से किसे भारत की डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? आपको सबको पता है कि सूरत को। लगभग 90% डायमंड की कटिंग, सारे प्रोसेसिंग का काम कहाँ होता है? सूरत में होता है। तो सूरत को क्या माना जाता है? डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है? शुष्क बर्फ, आपको पता है ये शुष्क बर्फ अभी बहुत चर्चा में है। ड्राई आइस, ठीक है, ड्राई आइस किसको बोलते हो आप? ड्राई आइस आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो -80 डिग्री में जब वो जम जाता है तो उसको क्या कहते हैं? ड्राई आइस। अभी वर्तमान में आप देखो एक बच्चे का ड्राई आइस खाने से मृत्यु हो गई। एक रेस्टोरेंट में ड्राई आइस सर्व कर दिए, उनके मुंह से ब्लड निकलने लगा, ठीक है। तो ड्राई आइस बेसिकली क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की ठोस अवस्था है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की ठोस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है। तो कार्बन शुष्क बर्फ या ड्राई आइस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की ठोस अवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत या लीवर में संग्रहित होता है? विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E या उपरोक्त में से सभी? तो इसका आंसर भी बहुत इजी है। आपको पता है कि लीवर में सभी प्रकार के विटामिन क्या होते हैं? एकत्रित होते हैं। तो विटामिन A, विटामिन D और विटामिन E, तीनों प्रकार के विटामिन कहाँ पाए जाएंगे? लीवर में पाए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई? 1882 में, 1982 में, 2001 में और 2014 में। तो आप सबको पता है कि हंटर आयोग के साथ भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना हुई थी 1882 में। ये जो
ये जो प्रश्न है वो जो बाल विकास का जो लास्ट टॉपिक 6वां टॉपिक है ना, फिजिकल एजुकेशन वाला, वो वाले उसमें लिखा है शिक्षा आयोग। तो आपको शिक्षा आयोग का जो पोर्शन है उसमें स्वतंत्रता के पूर्व में और स्वतंत्रता के बाद में जो भी जितने भी प्रकार के शिक्षा के आयोग की स्थापना की गई है उसके बारे में आपको जानना रहेगा। ठीक है, हम उसके लिए वीडियो ले आएंगे एक तो, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि वो भी इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, वो जो शिक्षा आयोग नाम का एक पोर्शन जुड़ा है ना वो। ठीक है, तो भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना कब की गई है? 1882 में। कब की गई है? 1882 में की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस समिति की अनुशंसा पर पारित किया गया था? ठीक है, ये भी उसी सेगमेंट से है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस समिति की अनुशंसा पर पारित किया गया था? पहला क्या है? हंटर आयोग। दूसरा क्या है? रेले आयोग। तीसरा क्या है? फिशर कमेटी। चौथा क्या है? उपरोक्त में से सभी। तो आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 कौन सी समिति की अनुशंसा पर लाया गया था? रेले आयोग की। क्या है? रेले आयोग की अनुशंसा पर लाया गया था। ठीक है, रेले आयोग की अनुशंसा पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या योजना का उद्देश्य नहीं है? तालमेल बनाना, खेल का प्रदर्शन में वृद्धि करना, ठीक है, और खान पान का आयोजन करना, दक्षता में वृद्धि करना। ठीक है, तो आप सबको पता है कि निम्नलिखित में से क्या योजना का उद्देश्य नहीं है? तो योजना बना के आप तालमेल बनाना का प्रयास कर सकते हो, आप खेल के प्रदर्शन में वृद्धि कर सकते हो, खान पान का आयोजन करना, भैया इसके लिए आप अपने अलग तरीके का करोगे तो यही बस एक ठो दिख रहा है कि ये उद्देश्य नहीं होगा योजना का। दक्षता में वृद्धि करना ये हो सकता है। ठीक है, तो ये तीन सिमिलर है, ये चौथा एक ठो क्या है वो है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? खान पान का आयोजन करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या टूर्नामेंट को प्रभावित करता है? ठीक है, निम्नलिखित में से क्या टूर्नामेंट को प्रभावित करता है? योजना के तरह खेल प्रतियोगिता, ठीक है, नियमों के तहत खेल प्रतियोगिता, ठीक है, योजना के तहत खेल प्रतियोगिता, नियमों के तहत खेल प्रतियोगिता। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। ठीक है, क्या बोल रहा है? टूर्नामेंट को परिभाषित करता है, ये गलत लिख दिया गया है। निम्नलिखित में से क्या टूर्नामेंट को परिभाषित करता है? तो टूर्नामेंट को क्या परिभाषित करेगा? योजना के तहत खेल की प्रतियोगिता होनी चाहिए, नियमों के तहत खेल की प्रतियोगिता होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नहीं, ये खत्म हो गया है हमारा टॉप 10 जीएस का। ठीक है, ये तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन था। व्यापम में इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। हर वीडियो में मेरा प्रयास यही रहता है कि कुछ वीडियो में आपको थोड़े कठिन क्वेश्चन देखने को मिले, कुछ वीडियो में थोड़े मिडल लेवल के क्वेश्चन रहे, लेकिन